नमस्कार। आज की बात लंदन से। पिछले एक महीने से मैं अमेरिका और लंदन में हूं। प्रवास पूरा हो रहा है। कल हिंदुस्तान वापस आने का दिन है। सोचा आने से पहले एक रिपोर्ट दे दूं। वैसे यात्रा का वृतांत देना एक आर्ट फॉर्म है। आप इसे सीख सकते हैं अज्ञे से, निर्मल वर्मा से, कृष्णनाथ से। बहुत यायावार किस्म के लोग हैं जिन्होंने लिखा है। मुझ में वो तो कला है नहीं, लेकिन चूंकि घूमा हूं, दोस्त पूछेंगे तो सोचा बता दूं। ये इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारे साथी सहयोगी आशुतोष जो ये सब मैनेज करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि नहीं, इस बार पॉलिटिक्स पे मत बोलिएगा। पॉलिटिक्स के अलावा वहां क्या देखा, क्या सीखा, क्या कुछ अनुभव हुए, इसकी कहानी बताइएगा। मैं बहुत अच्छा किस्सा गो हूं नहीं, लेकिन सोचा आपको बता दूं कि एक महीने का क्या अनुभव रहा, गपशप के अंदाज में। गया क्यों था? 6 साल बाद अमेरिका और इंग्लैंड गया। जब प्रोफेशनल हुआ करता था, सोशल साइंटिस्ट था, सीएसडीएस में था, तब हर एक साल नहीं तो हर दूसरे साल जरूर आता था इंग्लैंड या अमेरिका या दोनों जगह, या यूरोप में बाकी सब जगह क्योंकि एकेडेमिया का ताल्लुक यहीं से रहता है। 2013 में जब से एकेडेमिया छोड़ा, नौकरी छोड़ी, उसके बाद से बस एक तरह से संबंध टूट गया। आने की इच्छा भी नहीं बची, कोई काम नहीं था। 2019 में एक बार आया था, कुछ पारिवारिक कारण भी थे उसके, लेकिन उसके अलावा कभी आने का कोई सौजन्य नहीं बना। जैसा मैंने कहा, कोई खास इच्छा भी नहीं रही। इस बार ब्राउन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक न्योता आया। अब ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका की जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज कहलाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बड़ी, उनमें से एक है। ये बॉस्टन के नजदीक एक छोटा सा शहर है, प्रोविडेंस, वहां पे बसी है। इस बॉस्टन के नजदीक प्रोविडेंस में, इस ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट है, वॉटसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसमें है सक्सेना सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, जो कि आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट से हमने लिया है। ये सेंटर हर साल साउथ एशिया पे, अमूमन इंडिया पे, लेकिन कई बार इंडिया के बाहर से भी, दक्षिण एशिया पे स्पेशलाइज करने वाले किसी ना किसी एक व्यक्ति को एक एनुअल लेक्चर देने के लिए बुलाता है। उस एनुअल लेक्चर को कहा जाता है ओपी जिंदल डिस्टिंग्विश्ड मेमोरियल लेक्चर। ये लेक्चर पिछले 12 साल से चल रहा है, 2013 से शुरू हुआ था, और इसमें तमाम किस्म के लोग बोल चुके हैं। आप देख रहे होंगे, इसमें नाम आपके सामने है जो लोग इसमें बोल चुके हैं। इसमें रघुराम राजन हैं, इसमें आशीष नंदी रहे हैं, इसमें तमाम स्कॉलर्स रहे हैं। रामचंद्र गुहा हैं, रविश कुमार भी आ चुके हैं, सिद्धार्थ वर्धराजन हैं। फॉन्ट छोटा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने भारत पे लिखा है, बोला है, इनमें से ज़्यादातर भारतीय हैं, लेकिन कई गैर भारतीय भी हैं। वो तमाम लोग यहाँ बोलने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष का ओपी जिंदल मेमोरियल लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने कहा इसलिए भी बता दूं कि जैसे ही मैं कोई पोस्ट डालता हूं ना, इस वक्त मैं अमेरिका में हूं, यहाँ हूं, वहां हूं, एकदम आपको नीचे मिलेंगे कुछ यहाँ हमारे सोशल मीडिया वीर बैठे होते हैं। अरे पैसा कहाँ से आया, किसने तुम्हें टिकट दिया, जॉर्ज सोरोस का पैसा होगा, फला का पैसा होगा, इत्यादि, ये सब चलता रहता है। तो खैर, अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के लिए बहुत एक सामान्य चीज, अमेरिकी देश भर में, हमारे यहाँ पे भी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ऐसा कोई नेम्ड लेक्चर जब होता है, तो जिसको भी आप बुलाते हैं, जहां से भी बुलाते हैं, उसका आने जाने का खर्चा देते हैं, उसको ठहराने का खर्चा देते हैं। और इतना अभी देश दुनिया में दोस्त बचे हैं कि जहां जाऊं तो ठहराने और खाने पिलाने की व्यवस्था दोस्त और परिवार मिलके कर देते हैं। खैर, ये सब पर्पस नहीं था। पर्पस था बताना कि यात्रा कहाँ हुई, कैसे हुई। अमेरिका के लिए ये स्प्रिंग का मौसम है, और इंग्लैंड तक आते आते उन्होंने कहा अब तो समर शुरू हो गया है। मगर भाई, इनकी समर मुझे तो विंटर जैसी नजर आती है। इस वक्त तो मैं कमरे के अंदर हूँ, कुर्ता पहन के बैठा हूँ,
लेकिन बाहर जाऊं तो स्वेटर या एक जैकेट पहनने की जरूरत तो महसूस होती है। और कई दिन तो ऐसे थे जहां हम तो मतलब दोनों पति पत्नी अपना कोट वोट पहन के पूरी तरह से, जैसे हिंदुस्तान के दिसंबर के महीने में जो कपड़े पहनते हैं वो पहन के घूम रहे थे। भाई क्या करें, हमें तो सर्दी लगती है। यहाँ लोग टी शर्ट पहन के घूम रहे थे। बढ़िया है भाई, हमारे लिए तो संभव नहीं है इतना सब करना। तो खैर, शुरुआत हुई वहीं से, ब्राउन यूनिवर्सिटी में। एक लेक्चर के लिए शुरुआत हुई, लेकिन जब दूसरे दोस्तों को पता लगा कि मैं अमेरिका आ रहा हूँ, इंग्लैंड आने का कार्यक्रम था क्योंकि पारिवारिक है, इसलिए बाकी जगह से भी कुछ न्योते आए और वो चलते चलते एक तरह से पूरा लेक्चर टूर बन गया, कई जगह पे बोलने का, जिसमें बॉस्टन के बाद ब्राउन के बाद बॉस्टन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, अ, इस सूची में, और फिर उसके बाद वॉशिंगटन के बाद सेंटा बारबरा, बर्कले और लॉस एंजलिस में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारे मित्र जो होस्ट थे उनकी माँ गुजर गई थी एक हफ्ता पहले, इसलिए वो हिस्सा कैंसिल करना पड़ा था। खैर, लेक्चर टूर शुरुआत हुई ब्राउन यूनिवर्सिटी से, जिस मुख्य उद्देश्य के लिए वहां गया था। उसके सेंटर के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय, भारतीय राजनीति पे लिखते हैं, जाने माने विद्वान हैं, भारत पे दिलचस्पी रखते हैं, भारतीय पासपोर्ट भी रखते हैं। वहाँ उनके साथ साथ तमाम दूसरे, क्योंकि उनके चलते वहाँ एक हिंदुस्तानी स्टडीज करने वालों का एक जमावड़ा सा हो गया। तो पैट्रिक हेलर है जो कि केरला पे रिसर्च करते हैं। वहीं पे मुलाकात हुई प्रोफेसर रिचर्ड श्नाइडर से, जो भारत पे नहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे काम करते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। वहीं पे यामिनी अय्यर भी थी, जो पहले सीपीआर की दिल्ली में प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और प्रेरणा सिंह, भारतीय राजनीति पे अच्छा काम करने वाले नए स्कॉलर जो हैं उनमें से एक। इन सब से बातचीत हुई। ब्राउन में चूंकि कुछ वक्त पहले मैं 2013 में 2-3 महीना रह चुका था, इसलिए थोड़ा पुरानी यादें ताजा की, वहां घूमे, देखा। उसके बाद आए बॉस्टन, जो प्रोविडेंस के बिल्कुल साथ ही लगा हुआ बड़ा शहर है। आप यूं समझ लीजिए दिल्ली और मेरठ, बस उतना ही अंतर है। तो बॉस्टन बॉस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर था। एक वहाँ कास्टलेस कॉकस है, इनफॉर्मल, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है वो। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने कास्टलेस कॉकस बनाया, जिसके बारे में एक मैंने वीडियो भी बना के डाला था। तो वहाँ कास्टलेस कॉकस के लोगों से बात हुई और संयोग ये निकला कि जिस दिन मुझे कास्टलेस कॉकस के लोगों से बात करनी थी, ठीक उसी सुबह भारत सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा कर दी। तो खैर, मैंने कहा देखिए हार्वर्ड का कितना इफेक्ट होता है। वहां टॉक थी और सरकार ने निर्णय बदल दिया। वहां इतने लोग आए वहां के हिसाब से। वहां किसी भी लेक्चर में अगर 25-30 से ज्यादा लोग आ जाए तो लोग हैरान हो जाते हैं। हमारा तो खैर मामला ही अलग है। बहुत लोग आए और इतना शिद्दत से महसूस करते हैं इस सवाल पे। मुझे लगा, जो मैंने कहा भी, कि अरे भाई हार्वर्ड में हो सकता है तो हमारे हर आईआईटी में क्यों नहीं हो सकता, हर आईआईएम में, हर बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकता इस जाति के सवाल पे। क्योंकि जाति का सवाल सिर्फ दलित का सवाल नहीं है, हर व्यक्ति का सवाल है। वहां इस बात के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज का डिपार्टमेंट है, शीला जेस्नॉफ उसे चलाती हैं। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक टॉक के लिए बुलाया था, वो टॉक दी। हार्वर्ड में सबसे सुखद चीज थी प्रोफेसर अमर्त्य सेन से मिलना। उन्होंने बुलाया, अपने घर बुलाया, खाना खिलाया। मैं उन्हें क्या दे सकता था, बस एसमीज गमछा लेके गया था, उन्हें पहना दिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। पांव छुआने से उन्हें सख्त परहेज है, लेकिन मैंने मौके का फायदा उठा के पांव छू ही लिए। ऐसे विद्वान से मिलने का मौका रोज रोज थोड़ा ही मिलता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने आज भी भारतीय नागरिकता छोड़ी नहीं। जो ज्यादातर बड़े लोगों ने, जो भारत से बाहर गए, प्रसिद्ध हुए, बड़े बने, नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने छोड़ दी। अमर्त्य सेन आज भी भारत का पासपोर्ट रखते हैं, और इसका मतलब ये है कि भारत का पासपोर्ट रखने का पेनल्टी ये होता है कि आपको लंबी क्यूज में खड़ा होना पड़ता है दुनिया भर में, जहां वीजा
ना लेना पड़े अमेरिकी नागरिक को, आपको वीजा वहां का लेना होता है, कई तकलीफें होती हैं। लेकिन भारत के प्रति लगाव, भारत के लोगों के प्रति लगाव, भारत की परंपराओं के प्रति लगाव, स्नेह से बात हुई, बताया। आशीर्वाद देने का उनका अंदाज नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे लगा कि एक महान व्यक्ति का आशीर्वाद मिला। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बार बार मिलते नहीं हैं। ऐसे लोग जो कि इस देश को सुंदर बनाते हैं, ये देश रहने लायक हो, वैसा बनाने वाले लोगों में है अमर्त्य सेन। बॉस्टन में मेरे एक मित्र भी रहते हैं, वो भी नोबेल प्राइज विनर हैं, अभिजीत बनर्जी। उनके घर गया, उनकी पत्नी एस्थर दुफ्लो, उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है। तो एक ही घर में दो दो नोबेल प्राइज। लेकिन अगर आपको उस शाम की बात बताऊं, ये वहां का तस्वीर नहीं है, लेकिन अभिजीत और एस्थर दुफ्लो के घर जब गया तो एक ही घर में दो दो नोबेल प्राइज वाले हों तो घर में चर्चा किसकी होगी? जी नहीं, इकोनॉमिक्स की चर्चा नहीं हुई, चर्चा खाने की हुई। अभिजीत को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज तो मिला ही है। संयोग से वो जेएनयू में मैं जिस बैच का था 81 83, मैं पॉलिटिकल साइंस में था, वो इकोनॉमिक्स में 81 83 बैच के थे, तो हम एक दूसरे को संयोग से तब से जानते हैं। तो अभिजीत को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज तो मिला ही है, मगर सच कहूं तो उनको कुकिंग का नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। खाना बनाने में जो उनकी दक्षता है, और ये नहीं कि कोई 5 मुंडू घूम रहे हो जिनसे ये करवाना है वो करवाना नहीं, प्याज काटने से लेके लहसुन छीलना और कितनी हींग डालनी है और कितना वो। और चूंकि मेरी पत्नी बंगाली है तो उनको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने बंगाली खाना बनाया। अभिजीत स्वयं बंगाली है। कितना रुचि लेके और कितनी गहराई से वो खाने पे चर्चा कर सकते हैं, मुझे पता था वैसे, लेकिन एक बार फिर मैं इम्प्रेस हुआ इस बात से कि कितना उन्हें खाने में दिलचस्पी है। खाने की बात चली है तो बताऊं मैं कि खाने में आमतौर पे जब भी हम लोग बाहर जाते हैं भारत से बाहर, तो भारतीय खाना हम नहीं खाते। घर पे मिल जाए तो अलग बात है, होटल में भारतीय खाना नहीं खाते। और उसकी वजह यह है कि पैसा भी दो और बाद में चिड़चिड़ भी करो कि ये गड़बड़ थी, वो गड़बड़ थी, ये तो पूरा इंडियन था नहीं, अरे भाई ऐसा क्यों करो। तो इसलिए मैंने पिछले कुछ सालों में कुछ विदेशी खाने में दिलचस्पी बना ली है। अब जो यूरोप अमेरिका का खाना है उसमें तो मेरा मन रमता नहीं। हाँ, आलू बहुत अच्छा बनाते हैं, बेक्ड बीन्स, बेक्ड जैकेट, हाँ जैकेट पोटैटो, जी जैकेट पोटैटो यहाँ कहते हैं। जैकेट पोटैटो में तरह तरह की आलू की चिप्स जो बनाते हैं, आलू के वॉफल्स बनाते हैं, वो सब अच्छा होता है, लेकिन मेरी वहीं तक रमती है। बाकी अब चूंकि वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन के वैसे भी ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहले बहुत दिक्कत हुआ करती थी, आज से 20-25 साल पहले आप जाइए खासतौर पे नॉर्वे और उन सब इलाकों में, तो उन्हें तो समझ ही नहीं आता था वेजिटेरियन नामक जीव कौन है। फाइनली वो कहते थे अच्छा आप सब्जी खाने वाले आदमी हैं तो बस कुछ सब्जी काट वाट के सब्जी और सलाद हाथ में पकड़ा दिया करते थे। अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि अब यहाँ वीगन का फैशन है, तो आप हर जगह कह सकते हो कि आप वेजिटेरियन हो। लेकिन टेस्ट के लिहाज से थाई खाना, खासतौर पे कोकोनट मिल्क वाला जो होता है, हमारे केरला के खाने से कुछ जुड़ जाता है तो वहाँ अपना मन लग जाता है। या मैक्सिकन खाना, बेसिकली डोसे के अंदर राजमा और चावल लपेट के देते हैं तो बहुत अच्छा, वहाँ भी अपना मन चल जाता है। या लेबनीज, लेबनीज फलाफल है क्या, अच्छा पकौड़ा है। तो उस तरह के खाने से मेरा काम चल जाता है। ब्रेकफास्ट बड़े अच्छे से होता है क्योंकि वहाँ फ्रूट्स मिलते हैं, दूध मिलता है, ब्रेड मिलती है, वो सब हो जाता है। बाकी खानों से अपना काम चल जाता है। पहले यहाँ की कॉफी देख के मुझे घबराहट हुआ करती थी, इतनी काली गाढ़ी कड़वी। फिर बाद में मैंने सीखा पिछले कुछ सालों में कि लाते बोलिए तब आपको दूध वाली झाग वाली कॉफी मिलेगी, तो अब मैं लाते कहता हूं। अभी ब्रिटेन में आके एक और मैंने सीखा कि यहाँ कड़क चाय बोलने से आपको, हालांकि चाय शब्द से सबका परिचय है, लेकिन चाय के नाम पे वो दूध वाली पंजाबी चाय देते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल कड़क सी चाय पसंद है। तो कड़क चाय के लिए इन्होंने बताया कुछ बिल्डर्स टी, यानी कि
जो मजदूर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो जो चाय पीते हैं उसको बिल्डर्स टी यहाँ बोला जाता है। खैर, खाने का प्रकरण साइड में रखें, मैं बॉस्टन में था जी। बॉस्टन में वहाँ हिंदुस्तानियों के एक ग्रुप से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। जहाँ भी गया वहाँ फॉर्मल लेक्चर्स के अलावा हिंदुस्तानियों के ग्रुप, हिंदुस्तानी एक्टिविस्ट थे, सब लोगों से बात हुई। यहाँ के एक्टिविस्ट में वो लोग भी थे जो कि इमरजेंसी के जमाने में जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, उस जमाने के लोग भी थे, और वो जो कि आज देश में जो हो रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था मैं पॉलिटिक्स की बात कम करूंगा। खैर, उन लोगों से मिला। अच्छी चीज जो मुझे लगी बॉस्टन के इस ग्रुप के बारे में कि ये लोग केवल भारत के सवाल पर आवाज नहीं उठा रहे, अमेरिका के अंदर जो हो रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं, गाजा में जो हो रहा है उस सवाल पर भी खड़े हैं, और भारत के सवाल को दुनिया के सवाल से जोड़ के देखते हैं। ऐसे बहुत लोग मिले, युवा लोग मिले, जिससे बहुत उत्साह और ऊर्जा मिली। बॉस्टन से हम गए न्यूयॉर्क, जहां मेरे 2 भाषण थे, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। इस बहाने वहाँ कई लोगों से मुलाकात हुई। ये जो पहले तस्वीर आपने देखी थी वो वहाँ सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के लेक्चर के बाद कई साथियों के साथ तस्वीर थी, जहाँ जी आप देख सकते हैं यहाँ प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर उदय मेहता हैं, हैना आरेन इंस्टीट्यूट के रॉजर हैं, यहाँ हैं महमूद ममदानी जो बहुत प्रसिद्ध स्कॉलर हैं, और मीरा नायर जो प्रसिद्ध फिल्म मेकर हैं। वो सब इस तस्वीर में आप, और प्रोफेसर महाजन को भी देख सकते हैं। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का भाषण था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो वहाँ उसके साथ साथ प्रोफेसर अकील बिलग्रामी से मुलाकात हुई, प्रोफेसर करुणा मांतेना वगैरह से भी मुलाकात हुई। रोचक बात ये हुई कि जिस दिन मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोलने गया, ठीक उसी दिन उसी समय कोलंबिया की लाइब्रेरी पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लाइब्रेरी पर कब्जा कर लिया। तो खैर, मुझे तो लेक्चर की तरफ जाना था, वो लोग वेट कर रहे थे, वहां सड़क पे वो चल रहा था। जो एक चीज मैंने देखी वो ये कि विरोध करने वालों में सबसे आगे की पंक्ति में यहूदी लोग थे। ये चीज हम अक्सर भूल जाते हैं हिंदुस्तान में, जब हम देखते हैं इन सब चीजों को हम भूल जाते हैं कि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसका विरोध करने में सिर्फ अरब लोग नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें यहूदी लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ये कहते हुए कि जो हमारे साथ जर्मनी में हुआ था अब हम वो दूसरों के साथ करें, ये हमें मंजूर नहीं है। ये चीज मुझे बहुत, ये एक इंसानियत को परिभाषित करती है। लेकिन फिर देखिए, मैं राजनीति की तरफ जा रहा हूँ, वापस आता हूँ। न्यूयॉर्क में जो चीज देखी वो थी वहां की न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि बाकी देखने लायक टूरिस्ट चीजें मैं देख चुका था, और यूं भी इतना मेरी दिलचस्पी नहीं रहती टूरिस्ट इलाकों में घूमने की। वहां की न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ये पहली बिल्डिंग है इस तरह की, इतनी विशाल तो नहीं, ये मेन बिल्डिंग है न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की, लेकिन कोई 92 लाइब्रेरी है न्यूयॉर्क में, एक शहर में 92, जिनका कुल बजट लगभग 400 करोड़ रुपए का है। और जैसा मैंने बताया था अपने उसमें वीडियो में, इनके पास कोई लगभग 10 करोड़ किताबों का संग्रह है, जिसमें से 1 करोड़ किताबें हर साल ये लैंड आउट करते हैं। शानदार बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग तक जाने की जो सड़क है, उस सड़क के ऊपर इन्होंने क्या किया है, जो एक जो छोटा सा रास्ता जाता है लाइब्रेरी की तरफ, सड़क के साइड पे पेवमेंट जो है, उस पे ब्रास की प्लेट लगा रखी है। ये देखिए, यहां से शुरू होता है और आपको आगे छोटे छोटे दिख रहे हैं। इसकी कुछ तस्वीरें देखिए। ये देख के मुझे लगा कि ये देश लाइब्रेरी की इज्जत करना जानता है, किताबों की इज्जत करना जानता है,
तमाम प्लेट्स हैं जिसमें लाइब्रेरी के बारे में, किताबों के बारे में, पढ़ने के बारे में कुछ ना कुछ। ये वर्जीनिया वुल्फ का कोट है, इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ यू कैन नॉट टेल इट अबाउट अदर पीपल। इस तरह के तमाम कोट्स उन्होंने, ये सब सड़क के ऊपर लगाए गए हैं। द रीडिंग ऑफ गुड बुक्स इज लाइक ए कन्वर्सेशन विद द बेस्ट मैन ऑफ पास्ट सेंचुरीज, डेकार्ट कहते हैं। और ये सब देखिए सड़क पे लगी हुई चीजें हैं जिसके ऊपर से लोग पांव आराम से चलते भी हैं। इस तरह के पूरी सड़क पे ऐसे शायद 25-30 खूबसूरत प्लेट्स लगे हुए हैं। ए ग्रेट बुक शुड लीव यू विद मेनी एक्सपीरियंसेस and slightly exhausted at the end. You live several lives while reading it. William Srowan। मैं भी लाइब्रेरी के इस अनुभव के बाद थोड़ा एग्जॉस्टेड सा था। एग्जॉस्टेड इसलिए भी कि मुझे लगा कि ये हम कर सकते हैं क्या। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। देखिए पश्चिम की सभ्यता में इसका मैं इतने मुरीद इन मायने में नहीं हूं कि कई बार मुझे लगता है अच्छा इनके पास जो चीजें हैं पैसे से तो कोई भी समाज बना सकता है, और पैसे का इतना मुरीद मैं होता नहीं हूं। यूं भी मुझे कई बार लगता है कि इनका काफी पैसा तो लूट का पैसा है, लेकिन इनकी लाइब्रेरी देख के मुझे ईर्ष्या जरूर होती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे से नहीं बनती। इतना केयर, इतना ध्यान से, इतने समय से ये सब चीजें बनती हैं। और बार बार मैं सोचता हूं कि हम ऐसी संस्थाएं बना सकते हैं अपने देश में। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी हम सब के लिए एक नमूना है। ये उन तमाम लोगों की लिस्ट है जिन लोगों ने इसके लिए पैसा दिया था। और ऊपर एक छोटा सा कोट है वहां की प्रसिद्ध लेखिका टॉनी मॉरिसन, टॉनी का जो कि यहाँ साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन मोटे तौर पे वो कहता है कि किसी दुनिया में किसी सभ्यता के बारे में आपको कुछ जानना हो तो आप उसकी लाइब्रेरी देखिए। उसकी लाइब्रेरी, ये बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है ना कोट, किसी दुनिया में किसी भी सभ्यता की लाइब्रेरी जो है वो आपको एक अंदाजा देती है कि उस सभ्यता की कितनी गहराई है। और इस बात में कितना सच है, ये सोचते हुए मैं न्यूयॉर्क से बाहर निकला। न्यूयॉर्क से हम गए वॉशिंगटन, जहां एक 2 जगह पे लेक्चर थे। एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस करती है जहां मुझे एक कीनोट एड्रेस देना था विकास की बदलती हुई अवधारणा के बारे में, और क्या भारतीय कृषि को वही करना पड़ेगा जो कि यूरोप अमेरिका की खेती ने किया, या कि भारत की कृषि का एक अलग रास्ता हो सकता है। इस सवाल पे मैंने वहां एक छोटा सा अपना वक्तव्य दिया। वहां पे एक हडसन इंस्टीट्यूट है जहां जो कि एक थिंक टैंक है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे। वैसे मैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का व्यक्ति नहीं हूँ, उन्होंने बुलाया था मुझे भारत में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन तब तक भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। तो संयोग से वही दिन था जबकि अमेरिका में भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे और भारत में भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो वहाँ के कई स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के लोग सुनने आए, अच्छी बातचीत हुई उन लोगों से। वॉशिंगटन में बाकी वहाँ बहुत स्मारक हैं, जाहिर है राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, तो स्मारक होंगे, भव्य इमारतें होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन सब कुछ छोड़ के हमने एक ही पर्पस, एक ही उद्देश्य बनाया था कि वहां जाके हम अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री का जो म्यूजियम है वो देखेंगे। ये शुरू हुआ है कोई 5-7 साल पहले, क्योंकि जब हम 2019 में गए थे तब तक फंक्शनल नहीं था वो म्यूजियम, और ऐसा सुन रहे हैं कि अब कहीं बंद ना कर दिया जाए। तो एक तरफ ट्रंप साहब है, देखिए म्यूजियम के पीछे बिल्डिंग आपको दिख रही है। ये 7 तले का म्यूजियम है, 4 तले जमीन के नीचे और 3 तले जमीन के ऊपर। इतिहास से शुरू होता है, स्लेवरी के इतिहास से, और फिर कैसे लोग अमेरिका में आए, कहाँ कहाँ आए, कैसे उन्होंने गुलामी से मुक्ति पाई और कैसे सिविल राइट्स तक पहुंचे। पूरी कहानी बनाता है, सुनाता है। एक बात कहनी होगी, इस सभ्यता ने जो भी अत्याचार किया हो, कम से कम इनमें अब इतनी हिम्मत है कि अपने ही अत्याचार की कहानी को
अपनी ही राजधानी में ईमानदारी से बता सकते हैं। हो सकता है हिम्मत अब आई हो सकता है ओबामा के आने के बाद ये साहस बना हो, और जैसे मैंने कहा पता नहीं ट्रंप जी के जमाने में अब ये बचेगा या नहीं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से उस म्यूजियम में बताया गया है कि क्या इतिहास था। 4 घंटे बैठे वहां, घूमे हम, थक गए, पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 60s की वहां तक पहुंच गए थे, जो इतिहास है वहां तक। लेकिन उसके बाद अलग अलग कम्युनिटीज के और अलग तरह के जो सेक्शंस थे वो नहीं देख पाए। लेकिन कभी वक्त हो वॉशिंगटन में तो ये जरूर देखिएगा। और मैं सोचता रहा, हमारे देश में आदिवासियों की संस्कृति पर तो म्यूजियम है, क्योंकि उन्हें हम वैसे भी अजायब घर का नमूना मानते हैं। लेकिन दलित समाज और दलित समाज पर हुए अत्याचार, दलित समाज का जो संघर्ष है, उसके बारे में शायद कोई ऐसा संग्रहालय है नहीं। ये जरूर है, देखिए, यूरोप में, अमेरिका में संग्रहालय बनाने की संस्कृति है। मैं बार बार कहा करता हूं, इनके पास दिखाने को कुछ खास नहीं है, लेकिन इन्हें दिखाने का अंदाज बहुत बड़ा है इनका। छोटे से, जिसे हम यहाँ पे हवेली कहेंगे, उसको किला बना के दिखाएंगे। छोटी सी नाले को नदी बना के प्रसारित करेंगे। और दिखाने की कला है, दिखाने को बहुत कुछ कम है। हमारे यहाँ दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें दिखाना आता नहीं है। गोदाम की तरह हम अपने म्यूजियम को रखते हैं, चीज़ों को दिखाने का ठीक शऊर नहीं है, ना उसके अंदर कायदे से लिखते हैं। एक बार तो मैं तंग आके गुवाहाटी में म्यूजियम में लंबा सा फर्रा लिख के आया था कि आप अपनी इस महान संस्कृति को इतने बुरे तरीके से क्यों दिखाते हो भाई। वो परेशान हो गए मुझसे। खैर, मगर कभी जाने का मौका मिले तो इसे जरूर देखिएगा। म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर, शायद इसका पूरा नाम ये है। देख के आया बाहर, ये सोचते हुए कि क्या कभी हमारे देश में, और खूबसूरती देखिए इस म्यूजियम की ये थी कि इसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो केवल विक्टिम नहीं है, वो हर स्टेज पे दिखाते हैं कि उसने अपनी परिस्थिति के साथ कैसे संघर्ष किया, किस तरीके से उसने चीजों को बदला, सोचता है। सो अफ्रीकन अमेरिकन केवल गुलाम नहीं है, विक्टिम नहीं है, वो खुद कुछ कर रहा है, बदल रहा है, सोच रहा है, संघर्ष कर रहा है। एक ऐसा म्यूजियम भारत की जाति व्यवस्था और दलित समाज के संघर्ष पे होना चाहिए देश में, नहीं? वॉशिंगटन से हम गए, वहां भी कई दोस्तों से मुलाकात हुई। वॉशिंगटन से बाल्टीमोर गए पारिवारिक मुलाकात के लिए, और वहां से सीधा ईस्टर्न कोस्ट से गए वेस्ट। अमेरिका एक कटोरे की तरह है, तो पहले हम ये राइट हैंड वाले कटोरे के हिस्से पे थे, बिल्कुल एज पे। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बिल्कुल नीचे तक नहीं गए। और उसके बाद उड़ के सीधे कटोरे के दूसरे सिरे पे हम आ गए, जो है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को प्रसिद्ध शहर है, उतना बड़ा शहर है नहीं, आबादी शायद कोई 10 लाख के करीब है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। लेकिन क्या गजब का खूबसूरती है भाई शहर में। वहां का गोल्डन गेट है। और सैन फ्रांसिस्को जाके, जैसे मैंने कहा, क्योंकि लॉस एंजलिस का कार्यक्रम हमारा रद्द हो गया था, तो थोड़ा समय मिला। भांजा था वहां हमारा, कि पत्नी विवेक और क्रिस्टीना दोनों थे, तो हमें घुमाने लेके गए रीव्स पॉइंट पे। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, जो वहां से, ये वेस्टर्न अमेरिका का वेस्टर्न छोर है, जो कि उधर तक जापान तक जाता है। प्रशांत महासागर को देखा, और जो अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, कैलिफोर्निया, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य देखने की चीज है, बिल्कुल अलग है हमारे यहां से। कैलिफोर्निया में समुद्र भी है, उसमें डेजर्ट भी है, बर्फ भी है, साधारण पठार भी है। कैलिफोर्निया अपने आप में एक देश है। वैसे कैलिफोर्निया इनकम के लिहाज से देखें तो दुनिया का 5वां या 6वां बड़ा देश भी है अपने आप में, इतनी वहाँ इनकम भी है। हमारा ज्यादा वक्त बीता बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को के नजदीक। समुद्र थोड़ा अंदर तक आ गया, खाड़ी है, और उस खाड़ी के इर्द गिर्द तमाम छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा शहर है सैन फ्रांसिस्को, बल्कि वहाँ उसके साथ में सैन होजे,
क्योंकि सब इलाका एक जमाने में मैक्सिकन हुआ करता था। जिसे आज कैलिफोर्निया अमेरिका का हिस्सा बताते हैं, वो एक जमाने में मेक्सिको का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए सारे नामों में स्पेनिश इन्फ्लुएंस है। सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे और इस सेंटा बारबरा, तमाम किस्म के वहाँ पे जगह बसी हुई हैं। मगर ये बे एरिया के नज़दीक जो जितने शहर हैं, यहाँ पे हमारी आईटी इंडस्ट्री का दुनिया में हब है। पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री, बड़े बड़े गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के तमाम काम यहाँ पे हो रहे हैं। वहाँ कुछ भाषण भी थे कैलिफोर्निया में। ये देखिए वहाँ की प्रकृति के जो नज़ारे हैं, सच कहूँ तो मैं एक भी पेड़ को वहाँ पहचान नहीं पा रहा था, इतनी अलग है वो। मतलब जाहिर है हमसे बिल्कुल एक अलग दुनिया है, अलग महाद्वीप है, अलग किस्म के पेड़ हैं, अलग किस्म के फूल हैं। मधुलिका को ज्यादा रुचि थी तो उन्होंने इसकी तस्वीरें भी ली। क्या छटा है वहाँ की प्रकृति की। जब हम रीव्स पॉइंट तक गए, वहाँ पे इतनी खूबसूरती है। कई बार इसके बारे में भी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या ये होती है कि दुनिया की प्रकृति का इतना सुंदर हिस्सा लेके अमेरिका और कनाडा वाले क्यों बैठे हुए, इतने थोड़े से लोग। वैसे ऐसी खूबसूरती आपको भारत में कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में दिखेगी, या फिर आप गोवा से नीचे त्रिवेंद्रम तक जाएं, वेस्टर्न कोस्ट जो हमारा है, वहां पे भी आपको कुछ वैसी खूबसूरती दिखाई देती है। पर ये कैलिफोर्निया का इलाका तो वाकई इतना खूबसूरत है। और ये सब वहाँ के बड़े शहर, बस आप इधर देखिए तो खाड़ी दिखाई देती है, उधर देखिए तो समुद्र आपको दिखाई देता है। और सेंटा बारबरा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, ये तो बिल्कुल समुद्र पर बसी हुई यूनिवर्सिटी है। तो मतलब आप लेक्चर दे के निकले और 2 मिनट के अंदर आप बीच के ऊपर खड़े होते हैं। बहुत सुंदर कैंपस है सेंटा बारबरा, इतना बड़ा और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ लेक्चर दिया, वहाँ लेक्चर में, वहाँ तो खैर भारतीय राजनीति पे लेक्चर था, जहाँ प्रोफेसर अमिताभ आहूजा वहाँ पढ़ाते हैं। ये लेक्चर प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर के सौजन्य से आयोजित हुआ, जिन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में है। ये तस्वीर है वहाँ लेक्चर के बाद कुछ विद्यार्थियों, कुछ फैकल्टी के साथ। प्रोफेसर अंशु मल्होत्रा वहाँ सिक्स स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सत्यजीत वहाँ डेवलपमेंटल स्टडीज़ में हैं, और तमाम अन्य साथी और कई यंग स्कॉलर्स वहाँ जो काम कर रहे हैं, उन सब से मुलाकात हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वहाँ कैलिफोर्निया में हुई, वो भारतीयों के अलग अलग समूह से। तो 2 दिन में कुछ 5 मीटिंग मैंने की। ज़्यादातर टेकीज थे, ज़्यादातर भारत से 5 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले आए थे। ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे। ज़्यादातर भारत में इंटरेस्टेड थे, ज़्यादातर चिंतित भी थे। ये पहली बार मैंने देखा अमेरिका में कि लोग अब चिंतित हैं। ये सॉफ्टवेयर वाले थोड़ा कम चिंतित थे, लेकिन ये एहसास कि भाई सरकार आके अगर ये वाइट सुप्रीमेसी का चक्कर चलाएगी, अगर ये हो जाए कि भाई अमेरिका में रहना हो तो सफ़ेद चमड़ी रखना होगा और गर्व से कहो कि हम क्रिश्चियन हैं और अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को खतरा है, आप हंसिएगा नहीं, ये सुन के हंसिएगा नहीं। अमेरिका के अंदर बिल्कुल कैंपेन चल रहा है कि अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को खतरा है और क्रिश्चियनिटी को बचाना है तो ये करो वो करो इत्यादि। हमारे यहाँ पे भी यही चक्कर चल रहा है। खैर, जैसे मैंने कहा, आज पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। तो पहली बार भारतीय समुदाय के लोगों को लगने लगा है, ओहो अच्छा ये होता है माइनॉरिटी होने का मतलब। और मैंने एक दो से कहा मजाक में कि भैया यहां माइनॉरिटी होने का पूरा फायदा उठाते हो और उससे पैसा कमा के देश के अंदर माइनॉरिटी को दबाने का काम करते हो। पाखंड नहीं है। खैर, अच्छी बातचीत हुई वहां के कई भारतीय समूहों के साथ। सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मन से देसी है। कुछ ने नागरिकता भी ले ली होगी अमेरिका की। और पहली बार मैंने देखा कि
कई हिंदुस्तानी कह रहे थे कि 30 साल तक मैंने ग्रीन कार्ड रखा है, नागरिकता नहीं छोड़ी, लेकिन अब तो लगता है नागरिकता लेनी पड़ेगी अमेरिका की, यहाँ काम नहीं चलेगा। कई लोग कह रहे थे कि भाई देखिए आज शाम तक तो मेरी नौकरी है, कल सुबह होगी या नहीं कह नहीं सकते, या एक कि आपकी मीटिंग में हम आ नहीं सके क्योंकि हम ना सरकारी नौकरी करते हैं, पता नहीं कहीं फोटो छप जाए तो क्या होगा। ये सब चीज अब अमेरिका में होनी शुरू हुई है। पहली बार अमेरिका में एक आहट, और पहले अमेरिका के स्कॉलर्स जो भारत के बारे में एक खास तरीके से देखा करते थे, अच्छा आप लोगों के यहाँ होता है, अब जरा रुचि से बात सुनते थे, अच्छा आपके यहाँ भी ऐसा होता है, अच्छा हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। एक अलग किस्म का मिजाज था, एक अलग किस्म की बात थी। कैलिफोर्निया में 8-10 दिन लगाने के बाद हम लंदन पहुंचे। लंदन पारिवारिक मामला भी है, बहना रहती हैं और लेक्चर्स भी थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में था, ऑक्सफोर्ड में भी था जो दे नहीं पाया क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत बुखार हो गया, तो वो ऑक्सफोर्ड में जो स्कूल ऑफ गवर्नेंस में वहाँ लेक्चर था वो नहीं दे पाया। लेकिन बाकी जगह मिला, पुराने स्कॉलर्स को मिला, पुराने दोस्तों को मिला। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर जिम मेनर भी थे जिन्होंने भारत पे कर्नाटका में बहुत अच्छा काम किया है, जो भारतीय लोग जानते नहीं कि कुछ विदेशी विद्वानों ने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित करके भारत के बारे में लिखा है, काम किया है। उनमें से हैं प्रोफेसर जिम मेनर। उसके अलावा कई दूसरे विद्वान भी वहाँ थे जो मिले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उनसे मुलाकात हुई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदर प्रेजेंटेशन हुआ, बातचीत हुई वहाँ के विद्वानों से, साथ में थोड़ा घूमे भी, देखा भी। लंदन में आने के बाद बीच बीच में कभी कभार जी ये तस्वीर वहाँ के उन कई लोगों की है जिनसे मुलाकात हुई। सोआस के प्रोफेसर हैं, वहाँ यॉर्क यूनिवर्सिटी से आए थे, एलएससी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी हैं, जैसे मैंने कहा बहना है। प्रोफेसर पवित्रा हैं, पवित्रा सूर्य कुमार, तरुणब खेतान, तमाम लोग हैं। बीच में बैठे हुए हैं प्रोफेसर जिम मेनर, भारत के सबसे वरिष्ठ स्कॉलर्स में से एक, जिस पीढ़ी ने भारत को समझने में अपना बहुत समय लगाया और बहुत स्नेह से भारत को पढ़ा, मन से पढ़ा, सिर्फ अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं, एक दिल लगा के भारत के साथ पढ़ाई की, उनमें से एक लोगों में से। इस तरह से घूमते फिरते, अरे हाँ जिक्र आया तो मेरे को लगा बता ही दूं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, कहीं फोटो मैंने लगाई थी। हाँ ये नेहरू जी वाली फोटो लगाई थी। संयोग ये था कि 27 मई को जो नेहरू जी की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पे हम घूम रहे थे लंदन में, और भारतीय हाई कमीशन के बिल्कुल साथ में नेहरू जी की मूर्ति है लगी हुई। और मैंने देखा, शाम का वक्त था, किसी ने मूर्ति पर गर्दा भी हटाने का काम नहीं किया था, जंघाड़ लगा हुआ था मूर्ति पे। मैं कोई नेहरू जी का बहुत बड़ा मुरीद तो नहीं हूं, सच बताऊं, और चूंकि मेरा एक राजनीतिक संस्कार रहा, एक लोहियावादी समाजवादी परंपरा के चलते नेहरू जी के प्रति एक नेहरू जी की आलोचना करने का संस्कार रहा था। लेकिन पिछले बहुत सालों से सोचते सोचते मुझे लगा है कि हमें उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो खैर नेहरू जी की जब मूर्ति देखी तो लगा कि गुलाब का फूल तो कुछ अर्पित करना चाहिए, वो किया। खैर तो ये तस्वीर जब मैंने लगाई तो हमारे जो सोशल मीडिया वीर होते हैं ना, उनमें से किसी ने लिखा, हाँ आप समझ आया ये लंदन कैसे है, इसका बेटा लंदन में सेटल्ड है योगेंद्र यादव का, इसलिए वहां पे गया है। पता नहीं कहां से खबर आ जाती है भाई, बच्चे ना तो लंदन में है और ना ही सेटल्ड है। बाकी आप, जैसा मैंने कहा, अफवाह के बाजारों से खबरदार। मधुलिका की बहन जरूर रहती हैं, जिनके घर से रह के अभी भी बोल रहा हूं मैं, लेकिन
लंदन में वापस आके, कई सालों बाद लंदन में आके, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जाके ये महसूस हुआ कि कुछ जो दबाव है अर्थव्यवस्था का, वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज पे भी दिखाई देता है। अब ये हो सकता है कि अब ट्रंप जी जिस तरह का धमकाने का काम कर रहे हैं, उससे यहाँ की यूनिवर्सिटीज को कुछ फायदा हो जाए, अच्छे स्टूडेंट्स अब यहाँ वापस आने शुरू हो जाए। नहीं तो लंदन में, ससेक्स में ये जरूर महसूस हुआ कि यूनिवर्सिटीज जो है आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रही हैं। जिस तरह का एक कल्चरल एजुकेशनल सेंटर यूके हुआ करता था, वैसा नहीं। इंग्लैंड में जब भी आता हूं, हाँ ये तो बताना भूल गया मैं, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसके सबसे प्रतिष्ठित, मेरे हिसाब से, वैसे लोग हैरल्ड लास्की को भी बोलेंगे, जो सही बात है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सबसे प्रसिद्ध स्टूडेंट थे। और यूनिवर्सिटी ने उनकी यह प्रतिमा को वहीं पे सेंटर में लगा रखा है। चश्मा गायब है, पता नहीं क्यों, लेकिन फूल सलामत है। तो मौका मिला उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का। लंदन में मौका मिला नेल्सन मंडेला की मूर्ति के सामने भी खड़े होने का, उन्हें अपना स्नेह अर्पित करने का। अंग्रेजों की एक बात है, अंग्रेजों में एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है, जैसे हमारे पंजाबियों में होता है। पंजाबी लोग अपने आप पे हंस सकते हैं, उसी तरह से अंग्रेज अपने आप पे बहुत हंस सकते हैं। ये चीज मुझे हमेशा कायल करती है। उनके तमाम बोर्ड हैं जो मैंने देखे, पोस्टर्स वहां जगह जगह पे लगे हुए, दो एक की तस्वीर भी उठा ली, बाद में कभी और दिखाऊंगा मैं। ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बड़ा लाजवाब है। ये देखिए, उनके पोस्टर है, दुकान पे कहीं बिक रहे थे, कोई विशेष वो नहीं कि कोई संग्रह था, दुकान पे कहीं बिक रहे थे, मैंने जस्ट उसकी तस्वीर ले ली। खैर ये तो वहाँ के ट्यूब पे है। एक पोस्टर जिसमें तमाम 4-5 तरह की चीजें दिखाई गई हैं, एक साथ आप उसको देख सकते हैं। जी, अब देखिए, कहता है नो ट्रेस पासिंग, वॉयलेटर्स विल बी शॉट, सर्वाइवर्स विल बी शॉट अगेन। उसके साथ में है एक मैकेनिक है जो अपना चार्जेस बता रहा है कि भाई मैं किस चीज का कितना चार्ज लिया करूंगा, और रेट बताया हुआ है एक मैकेनिक के द्वारा। तो रेट में उन्होंने लिखा है कि देखिए, अगर आप सीधे से काम करवाएंगे तो उसका रेट है सिर्फ 100 पाउंड। अगर आप मेरी मदद करने की कोशिश करेंगे तो 150 पाउंड। अगर आप इंटरफेयर करेंगे तब 200। और अगर आप मुझे बताएंगे कि मुझे काम कैसा करना चाहिए तो 250 पाउंड लेंगे हम आपसे। इस किस्म के तमाम किस्म के वहाँ के पोस्टर्स थे। सड़कों पे कुछ सुंदर इबारतें लिखी हुई थी। ये छोटी सी इबारत जो पहले आपने देखी किसी यूट्यूब ट्यूब, लंदन में अंडरग्राउंड को ट्यूब बोला करते हैं, ट्यूब स्टेशन में लिखा हुआ था, ए सोसाइटी दैट गिव्स अप फ्रीडम फॉर सेफ्टी विल लूज बोथ। मुझे अचानक लगा कि ये तो बहुत गहरी बात कह गए, साथ में किसी कंपनी का विज्ञापन भी है, लेकिन बात गहरी है और बात सुनने और समझने लायक है। इसी तरह से एक बिल्कुल ब्रिटिश ह्यूमर के अंदाज में एक और छोटा सा पोस्टर है तो कहता है, आई ड्रीम ऑफ ए बेटर वर्ल्ड वेयर चिकन्स कैन क्रॉस द रोड विदाउट हैविंग देयर मोटिव्स क्वेश्चन्ड। इसे आप मजाक भी समझ सकते हैं, एक गहरी फिलॉसफी भी समझ सकते हैं। तो साहब, 1 महीने की यात्रा पूरी हो गई, यहाँ की गर्मी देख ली, अब हिंदुस्तान की गर्मी का इंतजार है। गर्मी है, धूल धक्कड़ है, लेकिन अपना है, और साथ में आम भी है। तो बस कल से वापस अपने
ये मैं शायद बताना भूल गया था, साहोजे गुरुद्वारा जो है अ, वहीं पे बे एरिया में, जहाँ आमंत्रित किया, जहाँ सिरोपा भी पेश किया, और पूरी मैनेजमेंट कमेटी से बहुत अच्छी बातचीत वहाँ हुई। बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है और बहुत भव्य गुरुद्वारा है। अगर आप देखें तो उस गुरुद्वारे की बिल्डिंग से आपको पूरा बे एरिया दिखाई दे सकता है। ये वहाँ का तस्वीर है। जैसे मैंने कहा, पूरा ये तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे कोई होम सिकनेस या उस तरह की चीज सताती है, लेकिन इतना जरूर है कि इतना घूमने के बाद और बाहर जाके हिंदुस्तानी खाने का भी इतना लालच नहीं रहता, लेकिन बस महीने भर के बाद लगता है कि अब वापस दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, कटाता नहीं हूं यहाँ पे। 20 पाउंड कौन दे? 20 पाउंड मतलब 2,500 रुपया दाढ़ी कटाने के लिए, ये तो नहीं दे सकते ना। कभी मेरे से नहीं होता इस तरह की चीजें। तो बस बाल भी बढ़ गए हैं, गर्मी भी यहाँ की देख ली, अब वापस भारत। अगला इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स दिल्ली से या भारत के किसी और कोने से। नमस्कार। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.